माई सेल्फ आकाश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आज के टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। आज हम सब्जेक्ट करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फर्स्ट के टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम सबसे पहले। आज कौन से? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फर्स्ट के टॉपिक जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम डिस्कशन करेंगे आज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या सिस्टम के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर्स है। इसमें पहले हम है ना इस सिस्टम में सबसे पहले डिजीज पोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज करने से पहले, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कंप्लीटली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी या कह सकते हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में। कोई भी जनरल जो लैब डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जनरल लैब डायग्नोसिस के बारे में। देखो, इस पहले हम कौन कौन से जनरल लैब डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। जो जनरल लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे हम उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, जो सबसे पहले आएगा हमारे पास ईसीजी। इसके बारे में ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। सेकंड नंबर पे हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम किसे कहते हैं। हम जनरली हमने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी में पढ़ेंगे, और ग्राम जो हम ग्राम किसे कहते हैं उसके बारे में। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे उसके बाद इको कार्डियोग्राम के बारे में। किसके बारे में करेंगे? इको कार्डियोग्राम के बारे में। उसके बाद में हम पता लगाएंगे प्लास्टी। एक वर्ड आता है प्लास्टी वर्ड किसे बोलते हैं। उसके बाद कह सकते हैं एक ग्राफ के बारे में। उसके बारे में जानेंगे हम ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या चीज होती है। इसके बाद देखेंगे हम फ्लूरोस्कोपी। किसके बारे में? फ्लूरोस्कोपी के बारे में। और उसके बाद हम जानेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। किसके बारे में? कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। ये क्या है? हमारे इस सिस्टम के कुछ जनरल लैब डायग्नोसिस है। कौन कौन से? पहले नंबर पे है इकोकार्डियोग्राम, सेकंड नंबर पे आता है ग्राम, थर्ड नंबर पे बात करेंगे इकोकार्डियोग्राम की, फोर्थ नंबर पे बात करेंगे प्लास्टी की, फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे ग्राफ की, एंड सिक्स नंबर पे करेंगे फ्लूरोस्कोपी के बारे में, और लास्ट में करेंगे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। देखो, मैं अब आपको सबसे पहले जनरली यहीं पर ही बता देता हूं कि कौन से लैब डायग्नोसिस में हम क्या करा जाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम। सबसे पहला पोर्शन होगा हमारा इकोकार्डियोग्राम। देखो, इकोकार्डियोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जो हार्ट होता है ना हमारा, हार्ट क्या होता है? पंप करता है। तो हार्ट के पंपिंग के दौरान कुछ क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होती है? जनरेट होती है। किसमें? इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है। उस दौरान कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज क्या होती है? जनरेट होती है। तो जिस डायग्नोसिस टूल की हेल्प से जिस डायग्नोसिस टूल की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। देखो, एक और सिंपल बेस में मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम के बारे में। जो ईसीजी होती है ना, इसमें क्या होता है, जो हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स होती है वो क्या करती है? रिपोलाइजेशन एंड डीपोलाइजेशन। इसमें क्या होती है? दो कंडीशन होती है, पोलाइजेशन एंड डीपोलाइजेशन का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करती है? जो हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स होती है वो क्या करती है? मायोकार्ड रिपोलाइजेशन एंड डीपोलाइजेशन की कंडीशन जनरेट करती है। और उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जब कंडीशन होगी तो उसके कंडीशन से क्या होता है? कुछ हार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। तो उसको जिस डायग्नोसिस टूल की हेल्प से हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम ग्राम किसे कहते हैं। मैंने आपको कहा था हार्ट ने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट किया। अब जिस पेपर पे हम उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जनरेट एक्टिविटी जनरेट होती है, जितनी भी
जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है उसको क्या करा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब किस पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिस पेपर पे हम उन एक्टिविटीज को रिटनली क्या करते हैं, नोट करते हैं, जिस पेपर पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम की। इकोकार्डियोग्राम को मैं देखो एक जनरली बेस में कहता हूं, उसको हम सिंपल बेस में कह सकते हैं हार्ट सोनोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट की सोनोग्राफी कहते हैं। अब हार्ट की सोनोग्राफी कैसे, देखो इसके अंदर एक तरीके से विजुअलाइजेशन किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम को हम हार्ट की सोनोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर जितनी भी जो हार्ट के चेंबर्स होते हैं, उसका जो डायमीटर होता है, उसकी जो साइज होती है, उनको विजुअलाइजेशन किया जाता है। क्या, इकोकार्डियोग्राम को हम हार्ट की सोनोग्राफी कहते हैं। और इसके अंदर जो हार्ट की क्या होती है, आरोटा आर्टरी होती है, या जो उसकी साइज होती है, उसके जो चैम्बर्स होते हैं चारों, उसकी जो साइज होती है, उनको जो विजुअलाइजेशन है, उनकी जो विजुअलाइजेशन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। फिर बात करते हैं प्लास्टिका मींस क्या होता है। देखो एक सिंपल बेस में बात करते हैं हम, प्लास्टिका मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिका मीन्स एक सिंपल बेस में हम कह सकते हैं रिपेयर करना। किसी भी चीज को हम जैसे कहते हैं कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो एक तरीके से हम प्लास्टिक का मीन्स क्या कह सकते हैं, रिपेयर करना। ठीक है। और ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ को एक सिंपल बेस में हम क्या कर सकते हैं, ये है, इस तरीके से हमारा एक ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफिकली रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक ग्राफ को हम सिंपल बेस में क्या कह सकते हैं, जैसे मशीन, एक क्या होती है, मशीन होती है। तो इस तरीके से यहां पर क्या कहलाएंगे, हम ग्राफ को क्या कहेंगे, सिंपल बेस में मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारा कौन सा लैब डायग्नोसिस आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कौन सा लैब डायग्नोसिस आएगा 6 नंबर पे, फ्लोरोस्कोपी इट इज आल्सो नोन एज हार्ट एक्सरे। इसको हम सिंपल बेस में कह सकते हैं एक हार्ट एक्सरे। हार्ट का एक्सरे करना ही क्या कहलाता है, फ्लोरोस्कोपी कहलाता है। अब हम जनरली बेस में बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी क्या है। देखो हम एक सिंपल बेस में बात करते हैं, हम हमारे कोई भी फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है या कोई भी चोट वगैरह बॉडी पे लग जाती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक विजुअलाइजेशन करा जाता है। किसको विजुअलाइजेशन करा जाता है, उस इंफ्लेमेटेड पार्ट को या इंजरिकल पार्ट को। तो जिस तरीके से उसको ऑब्जर्व या विजुअलाइजेशन करने के लिए क्या करा जाता है, एक्सरे करा जाता है। इसी तरीके से फ्लोरोस्कोपी इज आल्सो नोन एज हार्ट एक्सरे कराते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कैथेटर लेते हैं और कैथेटर को आर्टरीज के अंदर इंसर्ट करके उसके विजुअलाइजेशन करा जाता है। क्या होता है, एक कैथेटर लेते हैं, उनको क्या करा जाता है, एक कैथेटर लिया जाता है। ठीक है, एक कैथेटर लेते हैं, उसको हम आर्टरीज, ये क्या होती है, हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज में इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने के बाद उसको सीन किया जाता है, किसके ऊपर सीन किया जाता है, एक स्क्रीन के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको सीन करते हैं। मतलब कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम हार्ट की एक्सरे कहते हैं, फ्लोरोस्कोपी को हम हार्ट एक्सरे कहते हैं। इसके अंदर आर्टरीज के अंदर एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, और कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है उसको विजुअलाइजेशन किया जाता है, किसके ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर, यानी कि टीवी या मॉनिटरिंग के ऊपर कंप्लीट तौर पर उसको देखा जाता है। ठीक है, तो 7वें नंबर पे हम बात करेंगे कि हमने बात करी थी 6ठे नंबर पे फ्लोरोस्कोपी, और 7वें नंबर पे हमने बात करेंगे अब कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है। देखो कोरोनरी एंजियोग्राफी की बात करते हैं, हम बात करते हैं देखो दो आर्टरीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे दो आर्टरीज में, इसमें देखो कौन कौन सी, एक होती है रेडियल आर्टरी और एक होती है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी और रेडियल आर्टरी के अंदर एक कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर, ग्राफी का मींस होता है, एंजियोग्राफी का मतलब होता है एक तरीके से विजुअलाइजेशन करना। ग्राफी मींस होता है एक तरीके से हम विजुअलाइजेशन करेंगे, किसको, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर हम रेडियल आर्टरी के अंदर और फीमोरल आर्टरी के अंदर क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। और कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद जितनी भी उस आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन, देखो यहां पे मैं बोलता हूं, बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्शन को एक सिंपल वेज में कह सकते हैं हम रुकावट। जितनी भी रुकावट किसके अंदर आई थी, रुकावट आर्टरीज के अंदर, जितनी भी जो रेडियल आर्टरी है, जो फीमोरल आर्टरी है, उसमें जितनी भी रुकावट आती है, उन रुकावटों को कंप्लीटली तौर पे विजुअलाइज करके उस ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन को कंप्लीटली तौर पे रिमूव कर देना, रिमूव करा जाता है या उसका विजुअलाइज किया जाता है। जो किसके अंदर किया जाता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर। ये हमने बात कर ली यार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किसकी हमने बात करी है,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में कुछ जनरल लैब डायग्नोसिस की बात करी है, और उसमें मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था ईसीजी के बारे में, सेकंड पे ग्राम के बारे में, थर्ड पे मैंने आप लोगों को बताया था इकोकार्डियोग्राम के बारे में, फोर्थ पे मैंने आपको बताया था ग्राफी के बारे में, फिफ्थ पे बताया था मैंने आपको ग्राफ के बारे में, सिक्स में बताया था फ्लोरोस्कोपी में, और लास्ट में लैब डायग्नोसिस बताया था मैंने आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी पे। अब बात करेंगे हम डिजीज पोर्शन की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिजीज पोर्शन की बात करेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या है कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फर्स्ट डिजीज के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फर्स्ट डिजीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने डिस्कशन कर लिया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कौन से सिस्टम की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिस्कशन किया था। अब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम फर्स्ट डिजीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डिजीज कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट डिजीज होगी हमारी CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि CAD के अंदर हम किस किस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसमें डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि CAD होता क्या है, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके डिजीज कंडीशंस को होने के। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजी की कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से हम हमारी बॉडी में डिजीज कंडीशन फैलती है, कैसे रिएक्शन करती है, इसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं किसके डिजीज कंडीशंस के, साइन सिम्टम्स के बारे में। इसके बारे में हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम इस डिजीज के अंदर किसके लैब डायग्नोसिस के बारे में, लैब डायग्नोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड में हम करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इस डिजीज के मैनेजमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन सा मैनेजमेंट देखते हैं हम, इसमें दो मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन सा, पहला होगा मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, एंड सेकंड नंबर पे हम करेंगे इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें डिजीज में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम कौन कौन से पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे डेफिनेशन के बारे में, सेकंड करेंगे उसके कारण कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, उसके किस किस कारण से डिजीज हो सकती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, चौथे नंबर पे इसके साइन सिम्टम्स की बात करेंगे, इसके बाद हम लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि इस डिजीज में हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी पेशेंट को ड्रग्स दे सकते हैं, इसके बारे में, जो कि फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज की डेफिनेशंस के बारे में कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है। देखो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, इसके अंदर एक ऐसी कंडीशंस होती है जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, जो हार्ट की मसल्स होती है ना, उनको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कराने का कार्य करती है। क्या, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो क्या करती है, ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई कराती है। किसको सप्लाई कराती है, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई कराती है। जो किसको कराती है, हार्ट की मसल्स को, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कराने का कार्य करती है। अब इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में एकदम से क्या होगा, जब ब्लड की सप्लाई करा दी है और ऑक्सीजन की सप्लाई करा दी है हार्ट को, तो एकदम से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन, यानी कि एक्यूमुलेशन का मीन्स होता है इकट्ठा, इकट्ठा, या एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का, किसका, फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का। अब फैट का और जो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, एकदम से इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा होते ही क्या होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या कराती है, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कराती है। तो उसमें एकदम से क्या रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन रहेगी, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई भी और ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं करवा पाएगी हार्ट की मसल्स को। अब जब कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं करवा पाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, उस किसके कारण से नहीं करवा पा रही, फैट के एंड कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन के कारण से। जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो,
ब्लड सप्लाई नहीं हुई किसको, हार्ट की मसल्स को, तो उसके कारण से क्या होती है, हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ वैस्कुलर डिजीज होती है इन एडल्ट्स के अंदर। क्या होती है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ वेस्कुलर, ये क्या होती है, वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, ठीक है, वेस्कुलर डिजीज इन एडल्ट्स, ठीक है, एडल्ट्स के अंदर वेस्कुलर डिजीज हो जाती है वो, ये क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक तरीके की वेस्कुलर डिजीज हो जाती है जो किसमें होती है, मोस्टली एडल्ट्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी disease is main characterized by accumulation of fat and cholesterol in the artery, then stop the blood and O2 supply, then stop the blood and O2 supply in the heart muscles, heart मसल। देखो हमने पहले बात कर लिया डेफिनेशन की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, कोरोनरी डिजीज आर्टरी वेस्कुलर डिजीज होती है जो किसमें होती है, मोस्टली एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का। किसमें एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होता है, मेन जो कंडीशन होती है वो होती है इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, जिससे क्या हो जाता है जो ब्लड की सप्लाई और जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हार्ट मसल्स तक वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो सबसे पहले बात करते हैं फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर एक तरीके से फैट एंड कोलेस्ट्रॉल को एक पार्टिकुलर वर्ड के अंदर हम बोलते हैं, उसको कह सकते हैं हम प्लेग। प्लेग वर्ड जो होता है, सॉरी जो प्लेग वर्ड होता है, कौन सा, जो फैट को और कोलेस्ट्रॉल को एक पार्टिकुलर वर्ड में कह रहे हैं हम प्लेग के बारे में, कौन से, प्लेग, यानी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होना ही प्लेग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेफिनेशन की। अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, कि किस किस कारण से ये हमारी बॉडी में क्या होती है कौन सी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमारी बॉडी में किन किन कारणों से फैलती है। अब हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कॉजेज के बारे में, यानी कि क्या क्या कारण होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एक कॉजेज की, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कौन कौन से कॉजेज होते हैं उनकी बात, ठीक है, एक एक कॉजेज की हम बात करेंगे। अब सबसे पहला होता है हमारे पास इसका कॉज कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कौन सा होता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है इसमें कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। कौन सा होता है सेकंड नंबर पे, कोरोनरी आर्टरी एम्बोली। थर्ड पे हमारे पास होता है कोरोनरी आर्टरी वेनस फिस्टुला। ये क्या होते हैं, कॉज होते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कॉज होता है वो कौन सा होता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। और लास्ट होता है हमारे पास अथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं किसके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। देखो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म का मींस होता है जकड़न, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है एयर का क्या होना, एक तरीके से एयर का क्या होना, क्लॉट हो जाना। ब्लड के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें क्या होता है, एयर का फुलफिल्ड हो जाना या एयर का क्लॉट हो जाना ब्लड के साथ, वो एम्बोलिज्म होता है। थर्ड नंबर पे होता है कोरोनरी आर्टरी वेनस फिस्टुला, यानी कि दो आर्टरियों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, टू आर्टरी कनेक्टेड द वेनस फिस्टुला कहलाता है। फिर आता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस का मींस होता है आर्टरीज के अंदर जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, उसकी वाल्स में हार्डनिंग की कंडीशंस हो जाना या
नैरोइंग की कंडीशन सुना ना, आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। और फिर आता है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरीज के अंदर क्या फैट का और कोलेस्ट्रॉल का एक तरीके से जम जाना, कह सकते हैं, क्या एक्यूमुलेशन हो जाना, क्या इसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। ये सब क्या होते हैं, कंप्लीटली कॉजेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। तक हमने बात करी थी कॉजेस की, किसके, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो कॉजेस थे उनकी बात करी थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। देखो सबसे पहले क्या होता है इसके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसके अंदर सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी फैक्टर के कारण से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का, फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एंडोथेलियम वाल। जो एंडोथेलियम वाल होती है वो कंप्लीटली उसमें क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाती है। क्या हुआ, जो एंडोथेलियम वाल है वो इंजरी या उसमें डैमेज की कंडीशन जनरेट हुई। अब वो जैसे डैमेज हुई तो उसके बाद कंडीशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोथेलियम वाल। जो एंडोथेलियम वाल होगा उसमें कंप्लीटली इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब उसमें कंप्लीटली इन्फ्लामेशन हुआ तो इसमें क्या हो जाती है, इंजेक्शन की कंडीशन हो जाती है, इंजेक्शन ऑफ फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल। जो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका क्या हो जाता है, इंजेक्शन हो जाता है। अब इंजेक्शन हुआ तो उसके बाद जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, सीक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेज। जो साइटोकाइनेज होगा उसका सीक्रेशन हो जाएगा। अब सीक्रेशन हुआ साइटोकाइनेज का तो उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन हो जाती है, जो एंडोथेलियम वाल होगी वो कंप्लीटली तौर पे क्या हो जाएगी, उसमें डैमेज हो जाएगी। और डैमेज के कारण उसमें क्या होगी, ब्लीडिंग की कंडीशन हो जाएगी। अब ब्लीडिंग की कंडीशन हुई तो उसके बाद जो आर्टरी होगी उसमें क्या होगी, हार्डनिंग की कंडीशन या एक तरीके से नैरोइंग की कंडीशन चलेगी। जो वाल होगी आर्टरी की उसमें कंप्लीटली नैरोइंग या हार्डनिंग की कंडीशन चल जाती है। अब हार्डनिंग की कंडीशन आई तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हुई तो उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होती है तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी इंसेमिया। किसकी, इंसेमिया की, यानी कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है। अब जैसे इंसेमिया की कंडीशन हुई तो उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन होगी वो होगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। ये सारे क्या होती है, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, कि क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स में। देखो इसमें सबसे पहली चीज चेस्ट पेन हो जाएगी, डिक्रीज हार्ट रेट। क्या क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन, डिक्रीज हार्ट रेट और डिस्निया, डेजीनेस की कंडीशन, डेजीनेस और वर्टिगो। एंड वर्टिगो का मीन्स होता है डिक्रीज O2 सप्लाई इन ब्रेन। ब्रेन तक O2 की सप्लाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद कंफ्यूजन की कंडीशन, कंफ्यूजन और डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है। एंड सीजियरनेस, सीजियरनेस की कंडीशन। ये सारे क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं किसके, कोरोनरी आर्टरी के। सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, उसके बाद डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, डिस्निया की कंडीशन हो जाती है, डेजीनेस की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा वर्टिगो की कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा तो डिप्रेशन भी क्रिएट होगा, डिप्रेशन होगा तो सीजियरनेस। ये सारे क्या होते हैं, मोस्टली साइन सिम्टम्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साइन सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लैब डायग्नोसिस की। किनकी बात करेंगे, लैब डायग्नोसिस की। देखो हम जनरल लैब डायग्नोसिस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ जनरल लैब डायग्नोसिस पढ़े थे, उसमें ही मैं आपको लैब डायग्नोसिस के बारे में बता रहा हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा जो डायग्नोसिस है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पेशेंट के लैब डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। किसकी हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की। इसके अलावा हम कर सकते हैं इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम की वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। इसके बाद हम कर सकते हैं पेशेंट के चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। और ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा, ब्लड शुगर।
और क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम इसमें लिपिड प्रोफाइल। क्या कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल। ये सब क्या होते हैं, लैब डायग्नोसिस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। देखो क्या क्या कर सकते हैं हम इसके लैब डायग्नोसिस के अंदर, हम इसमें कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले भी जनरल डायग्नोसिस में बताया था सीबीएस के। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, और लिपिड प्रोफाइल, लिपिड का जो रेस्पॉन्सिबल वो कंडीशन होती है उसको कंप्लीट तौर पे असिस्ट करना, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे क्या होते हैं, लैब डायग्नोसिस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लैब डायग्नोसिस। अब बात करेंगे हम इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैनेजमेंट के अंदर इसके ए पॉइंट पे जो कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट की। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करवा के पेशेंट की डिजीज कंडीशंस को कंप्लीट तौर पे मैनेज करना। अब इसमें हम कौन कौन सी डिजीज देंगे पेशेंट को, देखो पहले नंबर पे हम पेशेंट को ड्रग देंगे, वो देंगे जो बीटा ब्लॉकर्स। दूसरे नंबर पे जो ड्रग्स देंगे हम पेशेंट को वो देंगे कैल्शियम ब्लॉकर्स, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट को देंगे एंटी प्लेटिलेंट्स ड्रग्स। उसके बाद जो हम पेशेंट को ड्रग्स देंगे वो कौन सी ड्रग्स होगी, वो ड्रग्स होगी एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स। ये सारी क्या होंगे, कोगुलेंट्स ड्रग्स। और इसके अलावा हम पेशेंट को दे सकते हैं O2 थेरेपी। देखो अब हम बात करते हैं इनमें कौन कौन सी ड्रग्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स में आने वाली जो ड्रग्स होती है मेडिकल मैनेजमेंट में, बीटा ब्लॉकर्स में आने वाली ड्रग्स होती है कौन कौन सी, लोल के नाम से आती है और लोल के नाम से, ये सारी कौन सी ड्रग्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स। कैल्शियम ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स आती है कौन सी, पहले हमने बीटा ब्लॉकर्स की, अब बात करते हैं कैल्शियम ब्लॉक। इसमें आने वाली जो ड्रग्स होती है वो होती है एम्ब्लिडोपाइन के नाम से ड्रग्स आती है, वो कौन सी होती है, और एक आती है इसमें नेफिडिपाइन। कौन सी, नेफिडिपाइन। ये कौन सी ड्रग्स होती है हमारे पास, नेफिडिपाइन और एम्ब्लिडोपाइन कैल्शियम ब्लॉकर है। इसके बाद करते हैं एंटीप्लेटिलेंट्स में जो ड्रग्स आती है वो कौन सी होती है हमारे पास, एस्पाइरिन जो ड्रग्स होती है वो होती है एंटीप्लेटिलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स में हमारे पास आती है हिपेरिन। कौन सी, हिपेरिन नाम से ड्रग्स आती है वो, और एक आती है वारफेरिन के नाम से ये ड्रग्स आती है हमारे पास। ये सारी कौन सी होती है, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स। और अब बात करते हैं और लास्ट में हम देते हैं पेशेंट को O2 थेरेपी। यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट खत्म होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा, सर्जिकल मैनेजमेंट। जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो पहली कंडीशन होगी वो होगी CABG। कौन सी करेंगे, CABG। सेकंड नंबर पे जो कंडीशन होगी वो होती अथेरेक्टोमी। कौन सी करेंगे, अथेरेक्टोमी। तीसरे नंबर पे जो होगी वो होगी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देखो हम बात करते हैं CABG की। CABG का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में जो CABG होता है इसका मीन्स होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट एंड पार्ट को, जब आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं तो फर्स्ट एंड पार्ट को कट करके फर्स्ट एंड पार्ट एंड सेकंड एंड पार्ट को कट किया जाता है, और फर्स्ट एंड पार्ट को सेकंड एंड पार्ट से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। वो कंडीशन होती है CABG, यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। फिर आता है अथेरेक्टोमी का मतलब होता है आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन वाले पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करने के बाद फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से कनेक्ट किया जाता है, वो होता है अथेरेक्टोमी। और लास्ट में हमारे पास आता है जो होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन वाले पार्ट को कंप्लीटली तौर पे रिमूव करके उस कंडीशन को क्या कर देना, रिपेयर करना, ही कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होता है। यहाँ पे हमारी CBS के अंदर जो फर्स्ट डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये क्या होती है, खत्म होती है। और यहाँ पे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का जो CBS सिस्टम की जो पहली डिजीज थी वो हमारी क्या होती है, खत्म होती है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल नर्सिंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जाके प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।